नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रिट 2024 की घोषणा भी आधिकारिक रूप से हो गई है। साथ ही आधिकारिक रूप से ये पाठ्यक्रम भी इसका घोषित हो चुका है कि इस बार जो 2024 में जो आयोजित होने वाली है, उसमें क्या-क्या हमारे आने वाला है, क्या उसमें नया जोड़ा गया है और क्या उसमें से हटाया गया है, ठीक है? काफ़ी समय तक ये कयास भी लग रहे थे कि इस बार जो रिट का जो आयोजन है, वो किसी और संस्था के द्वारा करवाया जाएगा। लेकिन फाइनली देखिए ये घोषित हो गया है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है राजस्थान अजमेर का जो है वही इस परीक्षा को करवाएगा। तो ये तो देखिए पहले से ही सुनिश्चित था। देखिए मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं उन्होंने पहले ही मैसेज करना शुरू कर दिया था कि सर आप कम से कम ये तो बताइए कि सिलेबस हमारा जो है वो वही रहेगा या इस बार कुछ चेंज होगा। तो देखिए मैंने हर वीडियो में उनको यही बताया है कि देखिए कि जहाँ तक मुझे पता है कि अगर यही संस्था अगर ये रिट करवाती है तब तो वो अपने जो रिट 2022 में उन्होंने जो सिलेबस रखा था उसी को वो अपने लागू करेगी। और हो सकता है उसमें कुछ एक या दो बिंदुओं के साथ कुछ थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, उसमें कुछ हटाया जा सकता है या कुछ जोड़ा जा सकता है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तो पाठ्यक्रम जो है बिल्कुल 97% तक तो अपन देखें तो बिल्कुल वही पाठ्यक्रम है जो रिट 2022 में था। हाँ, इसमें कुछ चेंजेज हुए हैं, इसमें से कुछ देखिए हटाया तो नहीं गया, लेकिन कुछ जो बिंदु थे उनको इसमें जोड़ा गया है। तो अपन इस वीडियो में बिल्कुल वही चर्चा करेंगे। देखिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल होंगे जिन्होंने आपको खूब सारा बताया होगा कि बस ये जो सिलेबस है, नया सिलेबस यही सिलेबस है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, या थोड़ा बहुत हल्के रूप में बताकर उनको तस्री कर दी होगी। क्योंकि उनका जो मकसद होता है वो अपने व्यू बढ़ाना होता है। लेकिन देखिए मेरा कोई मकसद यहाँ पर अपने व्यू बढ़ाने से नहीं है। देखिए बच्चों को बिल्कुल एक व्यवस्थित और सही जानकारी मिलनी जरूरी है। क्योंकि देखिए सिलेबस जब जारी होता है तो उसमें तो केवल आपके जो है इकाई के अंदर कौन कौन से बिंदु है कई वही दिए हुए होते हैं। लेकिन इससे हमें ये मालूम नहीं पड़ता है कि इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है। हमें ये नहीं जानकारी मिलती है कि भाई कक्षा जो 6 से लगाकर हमें 10 तक की जो किताबें हैं आरबीएसई की है या सीबीएसई की है, उन किताबों में से हमें क्या पूरी किताब जो है मैथ्स की वो उस पूरों को सॉल्व करना है या उसमें जो बिंदु है उन्हीं को देखना है। तो ये जानकारी हमारे पास होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसके बिना जब अपन तैयारी करते हैं, अपन सभी चाहते हैं कि बहुत ही अच्छी तैयारी हो, लेकिन अनावश्यक रूप से अगर अपन खूब सारी तैयारी करें और फिर उसमें से अगर प्रश्न नहीं भी आए तो भी निराशा हाथ लगती है। तो इसी को ध्यान में रखकर मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो देखिए आप इस वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करें और आपको इस वीडियो में बहुत ही उपयोगी जानकारी मिलेगी। बिल्कुल हम सारी वही चर्चा करेंगे कि अपन ये देखेंगे कि देखिए कि सिलेबस तो जारी हो चुका है, उसमें ये भी बताया जा चुका है कि भाई ये इसमें आपके जो बिंदु है जो जोड़े गए हैं या हटाए गए हैं, ठीक है। लेकिन अपन इस वीडियो में जो मूल उसमें चर्चा करेंगे वो ये करेंगे कि जो बिंदु जो जोड़ा है या जो हटाया है या जो पहले से इसमें निर्धारित है, उसके अंतर्गत हमें कौन कौन सी जो कक्षा की जो है कौन कौन सी बुक्स है और कौन कौन से चैप्टर है वो हमें इसमें अपने अभ्यास करने पड़ेंगे। तो आशा करूंगा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो इसके साथ ही आपसे निवेदन ये रहेगा कि जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और जो चाहते हैं कि हमारे भी रेट लेवल 2 की बहुत ही अच्छी तैयारी हो, तो आप बिल्कुल इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपको कहीं भी निराशा हाथ नहीं लगेगी और बिल्कुल हम स्टेप बाय स्टेप सारे ही जो चैप्टर आपके दिए हुए उसके जितने भी विषय वस्तु उस पूरे विषय वस्तु को अपन टच करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आपको कहीं भी निराशा नहीं होगी। इसके लिए जरूर होगा आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन आप उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके रेट से संबंधित कंटिन्यू जब भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा और वीडियो से कहीं भी वंचित नहीं होंगे। साथ ही आपसे एक और निवेदन ये रहेगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कम से कम लाइक जरूर करें और इसके साथ ही अपने जो साथी है उनके साथ वीडियो शेयर जरूर करें। ये ज़्यादा जरूरी है ताकि आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो बेनिफिट उनको भी मिल सके। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए, तो वीडियो की शुरुआत हम सबसे पहले यहीं से करते हैं कि हमारी जो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रेट जो 2024 जो है वो जो आयोजित होने वाली है उसमें द्वितीय स्तर जो है लेवल 2 के लिए उसमें जो पाठ्यक्रम अभी जो घोषित हुआ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये पाठ्यक्रम जो है वो कौन सी कक्षा की पाठ्य पुस्तकों से लिया गया है, ठीक है। ये तो हमें मालूम होना चाहिए। तो देखो आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो पाठ्यक्रम जो लिया गया है वो पूरा जो है वो लगभग आपके पाठ्यक्रम में जो लिखा हुआ है वो तो ये लिखा हुआ है कि ये कक्षा 6 से 8 तक की जो आरबीएसई के द्वारा जो बुक्स चल रही है, ठीक है। क्योंकि परीक्षा कौन करवा रहा है, आरबीएसई करवा रहे, तो वो अपने द्वारा जो निर्धारित जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में से ही वो प्रश्न बनाने की कोशिश करेगा। तो पहली चीज तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो पुस्तकें जो पढ़नी है या हमें जो अभ्यास जो करना है मैथ्स में, तो वो हमें कहाँ से करना है, आरबीएसई के द्वारा जो कक्षा 6 से 8 तक की जो बुक्स जो चल रही है, ठीक है। अब आपको जानकारी बता, अब तो देखिए आरबीएसई और सीबीएसई की जो बुक्स है दोनों की बुक्स लगभग एक ही बुक्स है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। क्योंकि अब सीबीएसई का पाठ्यक्रम सब्जेक्ट लागू होगा तो आरबीएसई में भी अब तो सीबीएसई वाली बुक्स ही चलती है। तो हमें
कक्षा 6 से लगाकर 8 तक की जो बुक्स है, उन बुक्स में से ही हमें अभ्यास करना है, ठीक है? लेकिन अब देखिए समस्या ये आ रही है कि मैंने ये पूरा पाठ्यक्रम आपका देखा है, बहुत ही अच्छे से देखा है, बिल्कुल एक-एक बिंदु को मैंने उसमें देखा है। तो लगभग मैंने देखा है कि 90% तक का जो कोर्स जो है, वो तो कक्षा 6 से लगाकर 8 तक की जो पाठ्य पुस्तकें है, उसी में दिया हुआ है। लेकिन कुछ जो बिंदु हैं मैंने ऐसे देखे हैं जिनको कक्षा 6, 7 और 8 में शामिल नहीं किया गया है। या एक ऐसा भी बिंदु है जो मैंने देखा है, जैसे त्रिभुजों की सर्वांग समता वाला जो बिंदु जो इसमें जोड़ा गया है, या जो पहले से भी था वैसे, तो वो जो है अब वो कक्षा 7 में, पहले वो सर्वांग समता वाला एक चैप्टर भी था, लेकिन अब उस चैप्टर को उसको हटा दिया है। तो अब उसकी तैयारी हम कहाँ से करेंगे? तो उसके लिए हमें कक्षा 9 और कक्षा 10 की भी पाठ्य पुस्तकों को अपन को थोड़ा सा उसमें देखना पड़ेगा, ठीक है? तो वैसे कहने को तो ये बिल्कुल सही लग रहा है कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक की ही जो सारी पुस्तकें उनको अपन को पढ़ना है, उसी में से प्रश्न आएंगे। उसमें देखिए जो पाठ्यक्रम जो निर्धारित किया, उसमें नीचे एक नोट भी लिखा हुआ है, उसको मैंने देखा है कि सारे जो प्रश्न बनेंगे उसमें लिखा हुआ है कि ये कक्षा 6 से लगाकर 8 तक की पाठ्य पुस्तकें, और पुस्तकें भी कौन सी 2024-25 में जो चल रही है, उन्हीं पुस्तकों में से हम प्रश्न बनाने की वो कोशिश करेंगे, ठीक है? लेकिन उसमें हमने ये जो पाया है कि उसमें ये लिखा हुआ है, एक चीज आपके और उसमें आपने भी देखी होगी कि उसमें ये लिखा हुआ, इसका स्तर जो रहेगा वो 12th का स्तर रहेगा, ठीक है? यानी प्रश्नों का स्तर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? कक्षा 12th का। अब यहाँ पर देखिए आपकी समस्या हो सकती है, आप ये सोच रहे होंगे कि भाई हमें पढ़ना तो 6 से 8 तक का है, तो फिर ये स्तर ये 12th का इसमें क्या होता है, या इसको अपन कैसे पढ़ेंगे? क्या हमें 12वीं तक की जो मैथ्स है वो भी हमें इसको पढ़नी पड़ेगी क्या? जी बिल्कुल नहीं है, ऐसी चीज नहीं है। देखिए इस स्तर का मतलब ये होता है कि प्रश्न तो जो आएंगे वो तो आएंगे आपके कक्षा 6 से लगाकर 8, या अपन ये कह दें कि इसमें कुछ कक्षा 9 व 10 के भी इसमें प्रश्न शामिल है, ठीक है? क्योंकि पाठ्यक्रम में बिंदु दिए हुए तो अपन उसको भी इग्नोर तो नहीं कर सकते, हमको ये भी इसमें पूरा तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो हम ये मान लेते हैं कि कक्षा 6 से लगाकर 10 तक की जो पुस्तकें हैं, उसमें से ही हमारे प्रश्न आएंगे, ठीक है? उससे बाहर तो कुछ भी नहीं आएंगे। लेकिन उसका स्तर जो रहेगा वो रहेगा 12th का स्तर। 12th का स्तर से मतलब ये है कि उसमें प्रश्नों का जो कैटेगरी जो रहेगी, जो प्रश्न जो है, जिसमें बच्चों की जो सोच है, वो सोच कहाँ तक विकसित होनी चाहिए, यानी 12वीं के स्तर का अगर बच्चा है, उसकी जो बौद्धिक सोच जो है, उस लेवल के प्रश्न उसमें बनेंगे, ठीक है? तो ये तो हमें कहीं देखने की जरूरत नहीं कि हमें 11th और 12th की बुक्स उसमें देखनी है। हाँ, 9th और 10th में से कुछ चैप्टर जो है, उन चैप्टरों को भी हमें इसमें देखना जरूरी है, ठीक है? तो आप अपने हाथ में कॉपी और पेन ले लीजिए, और मैं एक बार बहुत ही व्यवस्थित रूप से आपको सारी चीजें एक बार नोट करवा लेता हूं। आप अच्छे से उनको नोट कर लीजिए, और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ताकि जब भी आप भविष्य में जब अभ्यास करेंगे तो आप बिल्कुल आपको पता रहेगा कि भाई हमें कौन सा बिंदु है, वो कौन सी कक्षा के अभ्यास प्रश्न में हमको ये मिलने वाला है, ठीक है? तो विषय वस्तु विश्लेषण की शुरुआत अपन इकाई 1 से करते हैं। तो हमारी पहली जो इकाई जो रेट 2024 के पाठ्यक्रम में जोड़ी गई, वो क्या जोड़ी गई है कि घातांक, जिसमें हमें समान आधार की घातीय संख्याओं का गुणा व भाग, और साथ में हमें घातांक नियमों के बारे में हमें देखना है, ठीक है? तो ये जो चीजें है ये हमें कहाँ मिलेगी? देखिए ये कक्षा 7 का जो 11वीं जो इकाई है, घातांक और घात, एक तो उसमें मिलेगी। दूसरा जो है वो हमें कहाँ मिलेगा? गुणा और भाग जो मिलेगा वो हमें कहाँ मिलेगा? कक्षा 8 की जो 10वीं जो इकाई है, घातांक और घात, इसमें हमें गुणा और भाग वाले मिलेंगे। उसके साथ ही घातांक नियम वैसे तो कक्षा 8 में भी दिए हुए काफी सारे, उसमें हमें मिल जाएंगे। लेकिन जो अच्छे जो प्रश्न है वो कक्षा 9 में जो पहली जो इकाई है, वैसे देखिए नाम तो क्या है, संज्ञा पद्धति है, तो अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको ऐसे मालूम नहीं पड़ेगा कि संख्या पद्धति है, तो इसमें घातांक वाले प्रश्न थोड़ी मिलेंगे। लेकिन मैंने देखे पूरे के सारी चीज देखी है, कक्षा 9-10 की भी देखी है, तो उसमें कक्षा 9 में ये प्रश्न दिए हुए हैं, तो वहां से हमें अच्छे प्रश्न मिल सकते हैं। तो हम थोड़ा इसको भी चर्चा करेंगे कि कक्षा 9 का जो पहले जो है संख्या पद्धति, उसमें घातांक वाले प्रश्नों का भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है? तो हमें 3 चीजें देखनी पड़ेगी, तब जाके हमारा ये जो घातांक वाला जो इकाई जो है वो हमारी पूरी होगी, ठीक है? उसके बाद में पहली इकाई में दूसरा जो चैप्टर दिया वो ये दिया हुआ है बीजीय व्यंजक, जिसमें हमें क्या करना है? बीजीय व्यंजकों का योग, व्यवकलन, गुणा और भाग, ये 4 चीजें हमें संक्रिय देखनी है, साथ ही हमें सर समीकरणों को भी समझना है, ठीक है? तो ये जो चीजें ये हमें कहाँ मिलेगी? कक्षा 7 का जो 10वां अध्याय है बीजीय व्यंजक, तो उसमें मिलेगा। और साथ में हमें सर समीकरण कहाँ मिलेगी? कक्षा 8 का 8वां जो अध्याय है बीजीय व्यंजक और सर समीकरण, इसमें हमें मिल जाएगी। तो हमारा ये चैप्टर, इन 2 जो चैप्टर करेंगे तो हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद में इकाई 1 का तीसरा जो इसमें जो चैप्टर दिया वो ये दिया है पाठ्यक्रम में कि गुणनखंड के अंतर्गत हमें सरल बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड करने हैं, ठीक है? तो ये तो जो चीजें है बिल्कुल सारी चीजें जो दी वो कक्षा 8 में हमें मिल जाएगी, क्योंकि 8 का जो 12वां जो चैप्टर है गुणनखंड, उसमें सारे तरह के गुणनखंड दिए हुए, तो अपन जब ये करेंगे तो हमें सारे गुणनखंडों का नॉलेज हो जाएगा। वैसे कक्षा 9 में भी ये कुछ चैप्टर में दिया हुआ है, तो अपन जब कक्षा 8 का जो गुणनखंड वाला चैप्टर करेंगे, उसी में मैं उन प्रश्नों को भी साथ में ले लूंगा, तो हमें इस चैप्टर को करने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? उसके बाद में अगला जो चैप्टर जो लिया है पाठ्यक्रम में वो लिया है समीकरण से। और समीकरण में देखिए पहले जो आपको याद हो
तो यही जो टॉपिक जो पहले भी था रीट 2022 जिन्होंने दे चुके हैं उनको ये पता है कि उस समय इसका जो नाम था वो एक चर वाले समीकरण के बजाय सरल एक घातीय समीकरण लिखा हुआ था। ठीक है, वैसे दोनों का देखिए मतलब एक ही होता है, लेकिन इस बार जो आरबीएस है उसने ये थोड़ा नाम चेंज किया है, क्योंकि देखिए लड़के जो देखते हैं वो यही देखते हैं कि हमें एक घात वाले समीकरण कहाँ मिलेंगे, और वो ढूंढते तो हमें जो बुक्स में वो चीज नहीं मिलती है। तो लेकिन दोनों का मतलब एक ही है, एक चर कहें चाहे एक घात वाले कहें, दोनों का एक ही अर्थ है। तो ये जो है एक चर वाले रैखिक समीकरण जो है वो हमें कहाँ मिलेंगे, एक तो कक्षा 7 का जो चौथा जो अध्याय है सरल समीकरण, उसमें हमें कुछ आरंभिक जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ ही हमें कक्षा 8 का जो दूसरा जो चैप्टर है एक चर वाले रैखिक समीकरण, इस चैप्टर से हमें सारे जो प्रश्न है, जो अच्छे अच्छे प्रश्न है वो सारे हमें यहाँ से मिल जाएंगे। तो जब अपन कक्षा 8 के अंदर दो का जब अभ्यास करेंगे तो हमारा ये चैप्टर विशेष रूप से पूरा हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपके पास एक सहज रूप से रह जाएगा। और जब अपन अभ्यास करेंगे तब आपको ये मालूम पड़ जाएगा भाई अपन कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, उसको हमको कौन कौन से प्रश्न करने हैं। इसी इकाई में आगे बढ़ते हैं। आगे जो चैप्टर दिया वो हमारे सिलेबस में ये है कि वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, तो ये जो है ये तो है कक्षा 8वीं का 5वीं जो इकाई है, उसमें वर्ग वर्गमूल ऐसा कैसा दिया हुआ है, तो बिल्कुल वहीं से लिया गया है। इसके साथ ही अगला जो चैप्टर है घन और घनमूल जो लिया गया है वो भी कक्षा 8 में ही दिया हुआ है, और उसी का जस्ट अगला है छठा जो चैप्टर है घन और घनमूल। तो ये दोनों जो इकाई जो ली हुई ये तो बिल्कुल कक्षा 8 से ली हुई, तो अपन कक्षा 8 के जब ये दोनों ही चैप्टर जब कर लेंगे तो अपना अभ्यास एकदम पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब रही बात पहले इकाई में जो नए जो दो बिंदु जो जोड़े गए हैं वो इस बार ये जोड़े गए। एक तो इसमें नया जोड़ा है वो दशमलव इस बार नया जोड़ा गया है। ठीक है, जो 2022 में नहीं था इसको 2024 में ही शामिल किया गया। तो दशमलव जो है ये हमें कहाँ से मिलेगा, कक्षा 6 के जो 8वां जो अध्याय है दशमलव, वहां से ही बिल्कुल दशमलव भिन्न शुरू हुई है। उसमें सारे दशमलव के बारे में बताया गया कि दशमलव को कैसे बदलना है या उनको साधारण भिन्न में कैसे बदलना, सारी चीजें उसमें दी हुई है। इसके साथ ही कक्षा 7 में दूसरा जो अध्याय है जिसमें भिन्न के साथ में ही दशमलव दिया हुआ है, इसमें दशमलव की जोड़ना कैसे है या घटाना कैसे है या उनका गुणा कैसे करना है या भाग कैसे करना है, ये सारी चीजें कक्षा 7 में दी हुई है। तो हमें दशमलव की इकाई जब हमारी पूरी कब होगी, जब हम कक्षा 6 और कक्षा 7 इन दोनों को ही अपन पूरा कर लेंगे, तब हमारा ये अध्याय पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब उसके साथ में नया जो जोड़ा वो जोड़ा है एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जो है वो कक्षा 7 का जो 8वां अध्याय है वो दिया हुआ है परिमेय संख्या, इसी नाम से है। इसी तरह से कक्षा 8 का जो पहला जो अध्याय है उसका शुरुआती परिमेय संख्या से ही हो रही है। तो ये दोनों ही जो चैप्टर है यहाँ से हमारा लगभग तो हमारा जो पाठ्यक्रम है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन देखिए कुछ अच्छे प्रश्न जो है वो कक्षा 9 के जो पहला जो है अध्याय जो है संख्या पद्धति, उसमें भी दिए हुए, तो अपन वहां से भी कुछ उन प्रश्नों को अभ्यास करेंगे, ताकि हो सकता है कोई अच्छा प्रश्न अगर आ जाए यहाँ से भी आए तो हमारे वो प्रश्न चूके नहीं। ठीक है, तो आप इसको भी एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए या इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, ताकि आगे जब अपन पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत ही उपयोगी हो जाएगा। चलिए दूसरी इकाई की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी जो इकाई जो दी है उसमें हमें एक तो ये दिया हुआ है ब्याज, जो इसके अंदर में सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साथ में हमें लाभ हानि की चर्चा करनी है। ठीक है, तो ये पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। तो ये जो चीजें हैं देखिए ये जो चैप्टर जो दिए हुए हैं, दूसरी जो इकाई जो जोड़ी गई है उसमें आप ध्यान रखें कि ये सारे जो चैप्टर जो इसमें जोड़े गए ये सारे जो है कक्षा 6, 7, 8 में बिल्कुल पृथक पृथक अलग से नहीं दिए हुए। कुछ चैप्टर वो तो बिल्कुल अलग दिए हुए हैं, और कुछ जो चैप्टर जैसे ब्याज वाला है, इसके अंदर प्रतिशतता वाले ले ले या दर वाले ले ले हम, या अनुपात भागों विभाजन वाले जो चैप्टर है, तो ये चैप्टर बिल्कुल मिक्स में दिए हुए हैं। जो कई बार जैसे राशियों की तुलना जो चैप्टर है उसमें ही सारी चीजें दी हुई है। आप इसको अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए कि ये जो चीजें जैसे हमारे बिंदु जो दिया हुआ है, एक बार अपन चर्चा कर लेते क्या क्या जोड़ा हुआ है। जैसे सरल ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, इसमें लाभ हानि, उसके साथ में अनुपात और समानुपात है। इसमें हमें क्या करना है, समानुपाती भागों में जो विभाजन है उसको भी हमें समझना है। उसके साथ में एक छोटा सा चैप्टर इसमें भिन्न भी जोड़ा हुआ है साथ में। ठीक है, उसके साथ में हमें प्रतिशतता दी हुई है, वो भी हमें चर्चा करनी है। साथ में दर जो है और वृद्धि और ह्रास जो है, तो ये आपको अगर याद हो तो 2022 में जब ये पाठ्यक्रम था उसमें ये दर की जगह वहां पर जन्म और मृत्यु दर लिखी हुई थी। वृद्धि और ह्रास जो था उसमें भी जनसंख्या वृद्धि और उसके ह्रास के बारे में लिखा हुआ था। तो यहाँ पर भी इसको छोटा कर दिया, लेकिन वास्तव में चीज वही है, कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं है। यहाँ पर हमें दर का मतलब ये हमें जो है साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात नहीं करनी है, ये आप ध्यान रखें। ये जो दर दी है ये बिल्कुल वही है, जन्म और मृत्यु दर जो है जिसके प्रश्न अपन देखेंगे आगे, तो वो आपको करना है। ये सारी जो चीजें वो हमें कहाँ कहाँ मिलेगी, तो आप एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए कि देखिए पहले कक्षा 6 का जो 7वां जो चैप्टर है भिन्न, उसमें हमें ये भिन्न वाला जो भाग है वो वहां से मिल जाएगा। कक्षा 6 का 12वां जो अध्याय है अनुपात और समानुपात, तो जो अनुपात वाला जो चैप्टर है वो हमें यहाँ से पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही कक्षा 7 का 7वां
सातवां जो इकाई इकाई जो है राशियों की तुलना, उसमें हमें सारी चीजें मिल जाएगी, प्रतिशतता भी मिल जाएगी, दर जो है वो भी मिल जाएगी, वृद्धि भी मिल जाएगा, ह्रास भी मिल जाएगा। ये सारे प्रश्न हमको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भिन्न वाला जो चैप्टर जुड़ा हुआ था वो कक्षा 7 का दूसरा जो अध्याय, जिसमें अपन पहले चर्चा की थी, दशमलव जो जुड़ा हुआ वो भी इसी चैप्टर में है। तो हमको ये दूसरा जो चैप्टर वो पूरा करना पड़ेगा, ताकि उसमें भिन्न भी आ जाएगी और दशमलव वाला भी पूरा भाग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमें कक्षा 8 के अंतर्गत हमें कक्षा तो 7वां जो अध्याय उसका जो राशियों की तुलना है, उसमें भी सारी चीजें ये दी हुई है। तो हम यहाँ से जब ये चैप्टर करेंगे तो हमारे ये काफी जो बिंदु है वो पूरे हो जाएंगे। और कक्षा 8 का 11वां जो चैप्टर है, जो बिल्कुल सीधा और प्रतिलोम अनुपात उसमें दिए हुए हैं, यानी अनुपात वाली जो चीजें हैं, समानुपात और अनुपात जो दोनों जो चीजें हैं, वो सारी चीजें यहाँ से हमारे कवर हो जाएगी। तो आप इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए, ताकि जो दूसरी जब इकाई अपन जब करेंगे, अभ्यास के दौरान करेंगे, तो हमें ये पता रहेगा कि हमें कौन कौन से कक्षा के कौन कौन से इसमें चैप्टर करने हैं। चलिए अब तीसरे इकाई की अपन चर्चा कर लेते हैं कि तीसरे इकाई में देखिए, वैसे बहुत ही बड़ी इकाई है ये भी, जिसमें बहुत ही सारा ज्यामितीय ज्ञान जो है वो हमसे पूछा गया है। इसमें देखिए पहला जो पाठ्यक्रम में जो जोड़ा वो जोड़ा हुआ है रेखा, किरण एवं कोण। तो देखिए 2022 में जो आपको याद हो, तो उसमें चैप्टर जो इसकी इकाई जो दिखी थी उसमें देखिए सीधा लिखा हुआ था रेखा एवं कोण, ठीक है। इस बार ये नया शब्द केवल जोड़ा हुआ है, इसमें किरण शब्द जोड़ा हुआ है, लेकिन उससे देखिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेखा और कोण वाला जो चैप्टर है तो उसमें अपन जितनी चर्चा करेंगे उसमें किरण तो उसमें साथ में आ जाएगी, तो कोई अलग से इसका कोई चैप्टर नहीं है। तो हमको इसको कहीं अलग से इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये रेखा और कोण वाला जो जितने भी चैप्टर हमारे बुक्स में दिए हुए, उसमें ये सारी चीजें आ जाएगी, ठीक है। उसके साथ में हमें रेखाखंड, सरल और वक्र रेखा और कोणों के प्रकार के बारे में भी हमें इसमें समझना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मिलेगी वो हमें कहाँ मिलेगी, कक्षा 6 का चौथा और 5वां जो अध्याय है, जिसमें आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा है और प्रारंभिक आकारों को समझना, ये दो जो चैप्टर दिए हुए, इसमें ये सारी चीजें हमारे आ जाएगी। लगभग जो है रेखाएं क्या है, उसमें किरण है कौन कौन सी है, कोण कौन कौन से होते हैं, या कोणों के प्रकार वगैरह क्या है, ये सारी चीजें इसमें दी हुई है। तो ये हमको यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद में रेखा और कोण पर आधारित जो अच्छे जो प्रश्न जो बनते हैं, वो प्रश्न हमारे कक्षा 7 से शुरू होते हैं। तो कक्षा 7 का 5वां जो चैप्टर है रेखा और कोण, उसको अपन बहुत ही अच्छे से समझेंगे। उसके साथ ही ज्यादा अच्छे जो प्रश्न है वो दिए हुए कक्षा 9 में, ठीक है। वैसे देखिए मैंने पहले भी कहा है वीडियो में कि हमारे जो सिलेबस जो कक्षा 8 तक का ही है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि कंपटीशन एग्जाम में इस 9 का जो चैप्टर जो दिया हुआ रेखा और कोण, इसमें से काफी अच्छे प्रश्न आए हुए भी है। पिछली बार भी देखो, आपको याद हो, तो रेखा और कोण से जो प्रश्न आया था वो कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक से आया था। तो हम इसको कहीं भी इग्नोर नहीं करेंगे, और कक्षा 9 और 10 में भी जो चीजें जो हमारी इससे रिलेटेड है उनको भी अपन अच्छे से अभ्यास जरूर करेंगे। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए कि कक्षा 9 का जो छठा जो अध्याय है रेखा और कोण, उसको भी अपन को जब ये चैप्टर अपन करेंगे तो इसको इनके प्रश्न अपन साथ में अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो इसी इकाई का दूसरा जो चैप्टर जो दिया वो ये दिया हुआ है कि समतलीय आकृतियां दी हुई है, जिसमें हमें त्रिभुज और त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में समझना है। उसके साथ ही हमें चतुर्भुज, बहुभुज और वृत्त जो है उसकी भी हमें जानकारी प्राप्त करनी है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमें कहाँ से मिलेगी, देखिए इसमें समझने वाली बात यह है कि जो सिलेबस जो जारी हुआ उसमें ये जो त्रिभुजों की सर्वांग समता वाला जो बिंदु जो है, ये 2022 में भी था और इसको 2024 में भी ऐसा कैसा रखा गया है। लेकिन अब इसको अगर अच्छे से अगर देखें, मैंने देखिए सारी पाठ्य पुस्तकें देखी है, तो ये त्रिभुजों की सर्वांग समता वाला चैप्टर जो था, ये पहले इससे जो पहले जो बुक थी, जब चैप्टर नहीं कटे हुए थे उस समय तो कक्षा 7 का जो 7वां जो चैप्टर था वो बिल्कुल ऐसा कैसा चैप्टर था त्रिभुजों की, जिसमें सर्वांग समता के सारे बिंदु दिए हुए थे। लेकिन पिछले 2 सालों से इस चैप्टर को तो हटा दिया गया है। तो अब मुझे ये नहीं लगता इसको इसमें क्यों जोड़ा हुआ रखा है। अब इसको अगर जोड़ा हुआ रखा है तो अपन ये तो नहीं कह सकते कि अपन इस प्रश्न को अपन छोड़ सकते हैं, तो ये आउट ऑफ सिलेबस अपन इसको नहीं कह सकते। तो हमें जो त्रिभुजों की सर्वांग समता वाला जो चैप्टर है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कक्षा 9 का जो 7वां जो अध्याय है त्रिभुज वाला, उसको हमको करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये सिलेबस पूरा होगा। नहीं तो क्या होगा, ये चीजें हमारी कम रह जाएगी, क्योंकि साथ में जो दिया हुआ है केवल त्रिभुज, उसके गुण जो दिए हुए उसमें तो केवल त्रिभुजों की विशेषता जो है, या जो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं वो दिए हुए हैं, या उसके जो कोणों पे आधारित जो प्रश्न है वो दिए हुए, ठीक है। तो ये सर्वांग समता वाले के लिए हमें तो कक्षा 9 का 7वां अध्याय करना ही पड़ेगा। उसके साथ में चतुर्भुज, बहुभुज और वृत्त वाले जो प्रश्न है तो वो भी हमें कक्षा 9 में ही मिलेंगे। बहुत ही कम है जो कक्षा 7 या 8 में इनको अपन को मिलेगा। तो आप नोट कर लीजिए, ये जो इकाई है ये हमको अधिकतर कक्षा 9 का 7वां जो चैप्टर है त्रिभुज, 9 का 8वां जो चैप्टर चतुर्भुज और 9 का 9वां जो चैप्टर है वृत्त, उससे हमें मिलेगी। साथ ही कक्षा 10 में भी 10वां जो अध्याय वृत्त दिया हुआ, उसमें भी कुछ अच्छे प्रश्न दिए हुए, तो उनको भी अपन जब करेंगे तब जाके हमारी ये इकाई पूरी होगी, ठीक है। इसको भी आप अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए, या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते, और तीसरे इकाई की जो तीसरा जो चैप्टर दिया वो ये दिया हुआ है कि समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल एवं परिमाप, जिसमें हमें क्या करना है, तो त्रिभुज, एक आयत, एक समांतर चतुर्भुज और एक समलंब चतुर्भुज, इन 4 आकृतियों के हमें क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करने
की चर्चा करनी है, ठीक है। तो ये जो चारों चैप्टर है वो किसमें दिए हुए हैं, एक तो कक्षा 6 का जो 10वां जो अध्याय है क्षेत्रमिति उसमें दिया हुआ, उसमें परिमाप भी दिए हुए और क्षेत्रफल दोनों ही दिए हुए, ठीक है। उसके अलावा हमें कक्षा 7 का 9वां जो अध्याय है परिमाप और क्षेत्रफल, तो उसमें भी हमें त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज चारों के ही इसमें परिमाप और क्षेत्रफल दिए हुए, ठीक है। इसके अलावा कक्षा 8 का जो 9वां जो अध्याय है क्षेत्रमिति, उसमें कुछ अच्छे प्रश्न दिए हुए क्षेत्रफल से संबंधित, तो वो भी अपन चर्चा करेंगे, जब उसमें अभ्यास करेंगे तो इसको भी अपन शामिल लेंगे। इसके साथ ही मुझे ये चर्चा मतलब मेन जो है कक्षा 9 में एक अध्याय था पहले, कक्षा 9 का मुझे जहां तक याद है कक्षा 9 का 9वां अध्याय था, जिसमें समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में बहुत ही अच्छा सा जो चैप्टर दिया हुआ था, जिसमें ये दिए हुए थे कि समांतर चतुर्भुज जब एक ही आधार पर दोनों ही हो तो उनके ऊपर क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये चीजें वो अब चैप्टर से मतलब सिलेबस से हटा दिया है, तो अपन उसको वैसे इग्नोर तो नहीं करेंगे। उसके भी अपन कुछ अच्छे जो प्रश्न है जो मुझे दिमाग में आ रहे हैं, जब अपन इस चैप्टर को लेंगे उसमें मैं उसमें उनको भी करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो दिया हुआ साथ में कक्षा 9 का 10वां जो चैप्टर है हीरोन का फॉर्मूला, जिसमें हमें त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना अपन सीखेंगे। तो ये जो चार चीजें इनको अपन जब अच्छे से कवर कर लेंगे तो हमारी ये जो इकाई है ये हमारी पूरी हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ इस इकाई के साथ साथ हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन भी ज्ञात करने, ठीक है। किसका किसका, हमें एक तो घन, घनाभ और लंबवर्तीय बेलन, तीन चीजों के ही हमें इसमें आयतन ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो कक्षा 8 का 9वां जो अध्याय जो है क्षेत्रमिति, उसमें कुछ पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन वाले दिए हुए हैं, घन घनाभ के दिए हुए, तो वो अपन वहां से समझ लेंगे, जहां बिल्कुल अपन को प्रारंभिक जानकारी ही मिलेगी। लेकिन अच्छे प्रश्न जो है वो कक्षा 9 में दिया हुआ है 11वें अध्याय में, ठीक है, जहां पर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन के नाम से चैप्टर है, उसमें हमें घन, घनाभ, बेलन है, शंकु भी इसमें दिया हुआ है। लेकिन शंकु चलो हमारे कोर्स में नहीं है तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा कक्षा 10 का जो 12वां जो अध्याय है पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, उसमें भी बहुत ही अच्छे प्रश्न दिए हुए, जहां पर हमें एक आकृति के ऊपर दूसरे को आरोपित करके फिर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन कैसे ज्ञात करना है। क्योंकि देखिए कंपटीशन है तो मुझे पता है कि इतने सिंपल प्रश्न तो आएंगे नहीं, कि जो कक्षा केवल 8 में जो दिए हुए तो वही प्रश्न आएंगे। तो हमको कक्षा 9 और कक्षा 10 के भी दोनों चैप्टर को बहुत ही अच्छे से और सरल तरीके से समझने होंगे, तभी जाके हमारी ये इकाई पूरी होगी, ठीक है। अब इसके अलावा तीसरी इकाई में एक नया जो बिंदु जो जोड़ा हुआ वो इस बार जोड़ा हुआ है सममिति, ठीक है। तो ये 2024 के पाठ्यक्रम में ही जोड़ा गया था। सममिति जो है बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और ये कक्षा 6 में भी दिया हुआ है और कक्षा 7 में भी दिया हुआ है। तो जहां पर कक्षा 6 में तो 13वां अध्याय है और 7वें में क्या है, 12वां अध्याय, जहां पर सममिति नाम से ही है और बिल्कुल सिंपल से प्रश्न है, तो अपन इसको भी अच्छे से चर्चा करेंगे। तो ये इकाई भी हमारी पूरी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और सिलेबस की अंतिम जो इकाई है, चौथी इकाई, उसको अपन चर्चा करते हैं। उसमें हमारे पाठ्यक्रम में क्या क्या जोड़ा गया है। उसमें देखिए एक तो हमें सांख्यिकी जो है, जिसमें आंकड़ों का संग्रह एवं वर्गीकरण, ये हमें समझना है। इसके साथ ही हमें बारंबारता, बंटन सारणी और मिलान चिन्ह जो है उनके बारे में हमें चर्चा करनी है, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं आंकड़ों वाली, वो हमें मिल जाएगी। एक तो कक्षा 6 के 9वां जो अध्याय के आंकड़ों का प्रबंधन नाम से ही है, तो हमें जल्दी से मालूम पड़ जाएगा। इसके साथ ही इस कक्षा 7 का तीसरा जो अध्याय है वो भी यही है, आंकड़ों का प्रबंधन। और 8वीं कक्षा का जो चौथा जो अध्याय है आंकड़ों का प्रबंधन, ये तीनों ही जो चीजें है वो हमको यहाँ से मिल जाएगी और हमारी सारी चीजें इसमें पूरी हो जाएगी। तो हमें कहीं भी और कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, यहाँ से हम इसको कवर कर लेंगे। इसके अलावा दूसरा जो दिया हुआ इसमें लेखा चित्र जो है, ग्राफ वाला जो चैप्टर है, जिसमें हमें विभिन्न प्रकार के लेखा चित्र कौन कौन से ये देखने हैं। इसके साथ ही हमें स्तंभ लेखा चित्र, आयत लेखा चित्र और वृत्तीय ग्राफ जो है, जिसे अपन पाई चार्ट भी कहते हैं, तो वो हमें जो मिलेगा वो हमें कहाँ मिलेगा। तो 8वीं का कक्षा 8 का 13वां जो अध्याय है आलेखों का परिचय, उसमें हमें सारे आलेखों की जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ ही जो कुछ अच्छे जो प्रश्न है जैसे पाई चार्ट वाले जो है, वो कक्षा 9 का 12वां जो अध्याय है सांख्यिकी, उसके अंदर भी हमें ये सारी चीजें मिल जाएगी। तो यहाँ से हमारे एक पूरा जो चैप्टर है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में एक छोटा सा चैप्टर और साथ में जोड़ा है प्रायिकता। जो प्रायिकता के जो प्रश्न है वो आपको देखिए कक्षा 6, 7 और 8 में जो है वो अलग से, तो इसका कोई चैप्टर आपको नहीं मिलेगा। जो आंकड़ों वाले जो चैप्टर जो दिए हुए, आंकड़ों का प्रबंधन जो दिया हुआ है, उसी में हमको ये मिल जाएगा। कक्षा 6 में तो आपको प्रायिकता से संबंधित इसमें कुछ भी जानकारी नहीं मिलेगी। तो सारी जो चीजें वो कक्षा 7 और 8 के जो दोनों ही जो चैप्टर है, तीसरा और जो 8वीं का चौथा जो चैप्टर है आंकड़ों का प्रबंधन, उसमें हमें प्रायिकता के जो प्रारंभिक जो प्रश्न है वो हमें यहाँ से मिल जाएंगे। लेकिन उसके अलावा प्रायिकता के अच्छे प्रश्न जो है वो हमें कक्षा 9 और कक्षा 10 से ही हमें मिलेंगे, ठीक है। वैसे देखा जाए तो कक्षा 9 में जो चैप्टर था, अंतिम जो चैप्टर था 15वां चैप्टर, उस चैप्टर को तो इस बार कोर्स से हटा दिया, प्रायिकता को ही पूरा हटा दिया है। तो हम कक्षा 9 के जो प्रश्न है उन प्रश्नों को भी वैसे अपन करने की कोशिश तो करेंगे।
लेकिन हमको अधिकतर प्रश्न जो है प्रायिकता के अच्छे प्रश्न वो हमें कक्षा 10 में मिल जाएँगे। कक्षा 10 का जो 14 जो अध्याय है प्रायिकता वाला, तो वहाँ से हमें ये सारे अच्छे-अच्छे प्रश्न मिल जाएँगे। तो हमारे कॉम्पिटिशन में मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रश्न इससे बाहर का आ सकता है। तो आप इसको भी अच्छे एक बार नोट कर लीजिए या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इसका भी अपन जब चर्चा करेंगे, जब वीडियो जब इसमें बनाएँगे, तो ये सारे प्रश्नों को हम शामिल करेंगे, तो आपकी कोई समस्या होगी तो भी आपको मालूम पड़ जाएगा। तो आशा करूँगा आज के वीडियो में मैंने बहुत ही सरल तरीके से जो विषय वस्तु जो थी आपकी, जो इस बार जो सिलेबस में जोड़ी गई है, उस विषय वस्तु को बहुत ही सरल तरीके से अपने विश्लेषण करने का कोशिश की है और वो सारी चीज़ें लेने की कोशिश की है जो हमारे कक्षा 6 से लेकर 10 तक की जो पाठ्य पुस्तकों में है और जो हमारे लिए उपयोगी हो सकती है। तो देखिए ये सारे जो बिंदु जो मैंने लिए, ये केवल आपको बताने का ही मेरा उद्देश्य नहीं है। मूल जो उद्देश्य है वो ये है कि आगे जो वीडियो जितने भी अपन बनाएँगे, वो सब इससे ही रिलेटेड बनाएँगे, ताकि आपका कोर्स भी पूरा कवर हो जाएगा और आपका अभ्यास में वो भी बहुत ही बेहतर हो जाएगा और कुछ भी इसमें से चुकेगा नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप चैनल के साथ जो जुड़े हैं या जो पहले से ही जुड़े हुए, तो आपको इसी तरह से जुड़ा रहना होगा और इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस करें, ताकि आपके रीट से संबंधित जो कंटिन्यू जो वीडियो जो बनेंगे, उनसे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे और जब भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा। साथ ही आपसे निवेदन ज़रूर रहेगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी इसी तरह से बेनिफिट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपन पहले चैप्टर से ही शुरुआत करेंगे और बहुत ही अच्छे-अच्छे प्रश्न जो होंगे उनको अपन लेने की पूरी कोशिश रहेगी और उसके साथ ही हम बिल्कुल जो शुरू जो करेंगे, बिल्कुल आरंभिक जानकारी से ही शुरू करेंगे, ताकि कुछ साथी ऐसे भी है जिनके मैथ्स जो है बहुत ही उन्होंने कक्षा 10 में पढ़ कर भी छोड़ दी थी, तो उनको भी अपन ध्यान में रखते हुए ये सारी वीडियो बनाएँगे। और वैसे देखा जाए तो पहले के भी काफ़ी सारे वीडियो बने हुए जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं, तो आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखें, उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप बने रहिए चैनल के साथ और अपना अभ्यास जारी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।